यार आज हम करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम बिल्कुल प्रिसाइजली करेंगे कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं। छोटे से टाइम में कवर अप करेंगे पूरे चैप्टर को, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हमारी बाबा जी की बूटी #1 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी बूटी #। तो इकोनॉमिक्स में काम आती है टेक्निकल लैंग्वेज, और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बड़े सिंपल तरीके से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो हमारा भारतवर्ष जो है वो जब पूरी दुनिया से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भारत छोड़ के उसके बाहर के लोगों को ले लो, पूरे के पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जब भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट बनेगा। नाउ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट दो एस्पेक्ट में आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली बैलेंस नहीं बचेगा वो पेमेंट का, फिर वो सरप्लस कहलाएगा। लेकिन हाँ, द फिगर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी अगर कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसा भी, यूनिलैटरल हो रहा है, बायलैटरल हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर ट्रांजैक्शन हुआ ना, ट्रांजैक्शन में अगर आप बोलोगे तो यार सर दो लोग होते हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव में आपको बता ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूं मॉनेटरी एक्सचेंज अगर किसी भी सेंस में हो रहा है, चाहे उसमें पैसा हो, चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट बनता है। नाउ यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा कैसे जाता है, जो इंडिया कमा रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और इंडिया जो खर्च कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे सर्विसेज लेने के लिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, शुरू करते हैं जानना। तो भाई हम अब बात करेंगे बूटी #2 के अंदर कि आखिर वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व्स वगैरह जो होता है उसको डिटेल में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए चालू करते हैं हमारी बूटी #2। देखो भाई, ये चैप्टर अब इस साल सीबीएसई के हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेकर आएगा, बड़ा सिंपल आएगा, बड़ा प्रिसाइज आएगा और छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्यों ना हम भी उस साल, जो पिछले साल था प्लेज के हिसाब से ना तैयारी करते हुए, इस साल के प्लेज के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि इस साल बैलेंस ऑफ पेमेंट का ओवरले और फॉर्मेटिंग बदल गई है कि कैसे पूछा जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट में आता है करंट अकाउंट। नाउ जब हमारी इकोनॉमी बाहर की इकोनॉमी के साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस ट्रांजैक्शंस करती है, अब यहां पे कंपलसरी नहीं है कि डे टू डे बेसिस ट्रांजैक्शंस करो, रेगुलर का मतलब है रेगुलर बेसिस ट्रांजैक्शंस, मंथली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, जैसा भी चल रहा हो। मतलब मैं यहां पे उसको जजमेंटल होकर नहीं बताऊंगा कि ऐसे ट्रांजैक्शंस चलते हैं, लेकिन हां रेगुलर ट्रांजैक्शन चलते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर। इसके अंदर पहले आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आप तो ये तो जानते ही होंगे कि इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और इवन बाहर से वो तरह जो उस टाइप के गुड्स होते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, उनको हम इंपोर्ट भी कराते हैं। और उसका कारण यही है कि इंडिया में कुछ चीजें नहीं है जो बाहर से मंगवाना जरूरी होती है भाई। तो ये जो रेगुलर ट्रांजैक्शन चल रहा है ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। लेकिन साथ साथ में सर्विसेज भी होती हैं, सर्विसेज भी पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। तो सर्विसेज को क्लासिफाई किया दो पार्ट में। फैक्टर मतलब हो गया रिलेटेड टू प्रोडक्शन या ऑपरेशंस, और नॉन फैक्टर हो गया जिनका प्रोडक्शन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, एटलीस्ट डायरेक्टली तो लेना देना नहीं है। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो हमने अगर इन्वेस्टमेंट बाहर करके रखा हुआ है और उससे इनकम जनरेट हो रही है तो वो हमारी फैक्टर इनकम कहलाएगी, सर्विसेज रेंडर करने के कारण, क्योंकि हम बाहर कुछ ऐसी सर्विस दे रहे हैं, बाहर कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी इनकम हमें यहां पे अर्न हो रही है, इंडिया में आ रही है वो इनकम। सेकंड आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप वहां पे काम कर रहे हैं और इनकम इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो अगेन वो फैक्टर इनकम का पार्ट हो जाती है। सर्विस वो जो फैक्टर्स से रिलेटेड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब दूसरी चीज उन्होंने बोला, एक होती है नॉन फैक्टर इनकम। तो जो बैंकिंग और इंश्योरेंस रहता है, क्योंकि अगर आपने 11th में एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट के लिए पहली चीज तो बैंक होना जरूरी है और दूसरा आपका इंश्योरेंस होना जरूरी है। इन दोनों के बिना एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं है, नीदर इंपोर्ट। तो अगेन ये जो सर्विसेज दी जाती हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी, ये एक्चुअल में प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रही है, ये प्रोडक्शन जो बन गया है उसको एक्सपोर्ट कराने या वहां से इंपोर्ट कराने में हेल्प कर रही है। तो ये नॉन फैक्टर इनकम कहलाई। करंट अकाउंट के अंदर आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। अब इसके आखिरी पॉइंट की बात करूं तो वो कहता है करंट ट्रांसफर्स। अब यार ये करंट ट्रांसफर्स क्या है? करंट ट्रांसफर्स होते हैं वन वे ट्रांसफर्स। गिफ्ट्स हो गए, रेमिटेंसेस हो गए, मतलब आप किसी अपने करीबी को थोड़ा सा पैसा देना चाहते हो तो आपने बैंक ट्रांसफर कर दिया, पैसा दे दिया, तो ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं। या आपने कोई गिफ्ट भेज दिया, ये सारी चीजें जो हैं
ये भी एक तरीके का पार्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू करंट अकाउंट, क्योंकि ये जो गिफ्ट आइटम्स ये सब चीजें हैं ये रेगुलर बेसिस पे इंडिया में आते रहते हैं और इवन इंडिया से जाते भी रहते हैं। तो आपका कोई ऐसा फरंगी दोस्त होगा, मे बी आपने उसको भेजा होगा, तो ये भी करंट अकाउंट का पार्ट होता है। बिकॉज अगेन ऑन अ रेगुलर बेसिस ये चीजें हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं, या इकोनॉमी, चलो छोड़ो बिजनेस छोड़ो, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं तो ये चीजें जो रेमिटेंसेज हैं या गिफ्ट्स हैं या ट्रांसफर्स होते हैं ये रेगुलर बेसिस में इकोनॉमी के अंदर तो देखने को मिलते हैं। यानी करंट अकाउंट भी जब पूरा ओवरऑल बनाया जाएगा तो आपको उसमें पार्ट लेना पड़ेगा जो करंट ट्रांसफर्स किए जाते हैं। अब हम बढ़ सकते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे जो है कैपिटल अकाउंट। सो अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा कैपिटल अकाउंट, और इसको बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि मैं डिटेल में जाने वाला हूं इसमें, ये अधिकतर आपसे पूछा जाता है। तो चलो बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या पूछेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास कुछ भी आए ना कैपिटल अकाउंट के बारे में लिखने को, तो आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स। मतलब अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं वन वे और द अदर, तो ये फ्यूचर क्लेम्स के लिए एक तरीके से रेडी होना पड़ता है, या ये बोलूं इट समहाउ क्रिएट्स अ फ्यूचर क्लेम। अब वो कैसे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो यार इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि क्या होगा अगर हम फॉरेन मार्केट से, यानी मान लो किसी भी और अदर नेशन से, फॉर एग्जांपल अमेरिका से, अगर हम बोरो करते हैं। बोरो करना मतलब उधार लेना, उधार लेना मतलब पैसा लिया। ठीक है भाई, हम पैसा लेके बैठ गए। पैसा लेने के दो तरीके, एक तो हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और दूसरा हो गया एक्सटर्नल असिस्टेंस। दोनों में अंतर क्या होता है? जब बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की, तो ये मार्केट रेट के हिसाब से चलता है, जो मॉनेटरी मार्केट इंटरनेशनली चल रहा है उस रेट पे चलता है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बोरोइंग्स मिल जाएंगी, जो भी ऑल ओवर द ग्लोब अभी इंटरनेशनली मॉनेटरी मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आपको यहां पे बोरोइंग्स अवेलेबल हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस में हाँ, यहां पे बस एक ही प्रिंसिपल डिफरेंस अगर मैं कहूं, जो बेसिक डिफरेंस में अगर बोलूं, तो वो ये है कि इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेशनल मिल जाता है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में जाते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, फ्लेक्सिबल नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर हाँ थोड़ा बहुत कंसेशनल रेट आपको मिल जाता है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वरना आगे मैं आपको इसकी पूरी कहानी भी समझा सकता था। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि बोरो करना मतलब दो तरीके से पैसा मार्केट से उठाना। अब ये जो आपने पैसा उठाया है, ये पैसा आपके लिए क्या है? आपके पास पैसा आया मतलब हमारी इकोनॉमी, अगर हम फॉरेन मार्केट से लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो हम इनफ्लो ऑफ कैश दिखाएंगे। इनफ्लो ऑफ कैश जो है, जो लोग कॉमर्स वाले नहीं है मैं उनसे भी बात कर लेता हूं, क्योंकि कुछ ह्यूमैनिटीज वाले भी देखते हैं। याद रखना, अगर हमारा भारत कुछ भी पैसा रिसीव कर रहा है, कुछ भी इनकम रिसीव कर रहा है, पैसा किसी भी फॉर्म में आ रहा है, चाहे आप लोन ले रहे हो, चाहे आप इनकम ले रहे हो, चाहे किसी और तरीके से पैसा आ जाए, इफ मनी इज कमिंग इन, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्रेडिट साइड मतलब हमारा इनकम साइड होता है। अगर मैं कॉमर्स के टर्म में बात करूं तो क्रेडिट याद रखना है कि इनकम साइड हुआ, और अगर मैं बात करूं एक्सपेंस साइड की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मतलब व्हाट एवर एक्सपेंस वी आर डूइंग इज ऑलवेज डेबिटेड, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में कि क्रेडिट साइड क्या शो करेगा बोरोइंग्स को, तो क्रेडिट साइड आई एम सो सॉरी, तो क्रेडिट साइड क्या शो करेगा कि पैसा जो है वो आता जा रहा है, दैट मींस वी आर बोरिंग मोर एंड मोर, बिकॉज क्रेडिट साइड शो कर रहा है इनफ्लो, इनकम शो कर रहा है, पैसा आ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड शो करेगा कि प्लस साइन है, पैसा आ रहा है। और डेबिट साइड होता है कि अगर हम बोरिंग को रीपे कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो रीपेमेंट को आपका, यानी बोरिंग्स के रीपेमेंट को डेबिट साइड रिफ्लेक्ट करेगा। ये पता होना जरूरी है, इसको आपको नोट डाउन करना है। लेकिन पहले मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट समझा दूं, और दूसरा एस्पेक्ट आपका कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का। यानी जैसे हम बोरो करते हैं वैसे हम फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, इवन BHEL हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऐसी बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनीज हैं, मेजर कंपनीज हैं, वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है FDIs यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? मैं एज एन इकोनॉमी अगर किसी दूसरे नेशन की किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह खरीद रहा हूं तो उसको नाम दिया जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज, अगर मैं किसी फॉरेन नेशन में जाके अपनी कंपनी ओपन अप करता हूं, अपना बिजनेस सेटअप करता हूं, बिजनेस रन करता हूं, वो कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीजें जो हैं, इन दोनों चीजों में भी हम ये देखते हैं कि हमने यहां पर एक फॉरेन इकोनॉमी में पैसा लगाया है जहां से रेवेन्यू जनरेट करके हम इंडिया में लेकर आएंगे। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और ये बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इनसे मनी जनरेट होकर आएगा, क्योंकि हम बाहर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, गुड्स हो सकता है, मे बी सर्विसेज हो सकता है। सो इट कैन बी बोथ वेज। आपको बस पता होना चाहिए कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो कैपिटल का पार्ट बनते हैं, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पार्ट क्या क्या होते हैं, पोर्टफोलियो एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। आप इसको नोट करो। तो अगर बात की जाए भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो की एक आखिरी, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इंडिया के अंदर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया गया तो वो आएगा पॉजिटिव साइड पे, मतलब अगेन क्रेडिट साइड पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर
इंडिया से बाहर जा रहा है, यानी हम लोग कहीं पे बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी एफडीआई कर रहे हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली हम पैसा बाहर लगा रहे हैं, तो हमारे इंडिया से पैसा जा रहा है, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो हमने सीखा ये यहां पर, मैं बाकी फिर ऑफिशियल रिजर्व की बात भी करूंगा। सीखा हमने यहां पे ये कि भाई 3 तरीके से काम होता है, या तो सरप्लस बीओपी होगा, या तो डेफिसिट बीओपी होगा, या तो बैलेंस्ड बीओपी होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस कब होगा? जब हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। डेफिसिट कब होगा? जब हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब एक्सपेंस साइड ज्यादा है, और क्रेडिट मतलब इनकम साइड कम है। और बैलेंस्ड बीओपी कब होगा? जब दोनों इक्वल है, डेबिट और क्रेडिट, जो कि हाइपोथेटिकली देखा जाए तो वैसे भी हो नहीं सकता रियल टाइम में। तो ठीक है भाई, यहां तक हम समझ गए कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब देख लेते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, या हम जिसे बोलते हैं कि हमारा फॉरेक्स जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है, वो बेसिकली इसका पार्ट बनता है। तो ऑफिशियल रिजर्व की बात करूं या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, तो देखो 2 चीजें हो सकती हैं। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रखा रहता है, अगर हमने वो फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉ कर लिया, या मान लीजिए हमने उसे इनकैश करा लिया, विड्रॉल मत का मतलब ऑब्वियसली यही होगा कि हम उसे फॉरेन मार्केट में निकाल देंगे और बदले में हमें पैसा मिलेगा। तो अगर हम विड्रॉल कराते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन करेंसी का, तो बट ऑब्वियसली है हमारे पास पैसा आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। और वहीं पे अगर हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, या हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, उसके अंदर एडिशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे एडिशन? फॉरेन करेंसी आएगी कहां से? ऑब्वियसली अगर हम उसे परचेज कर रहे हैं, हम फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करा रहे हैं इंडियन करेंसी के थ्रू, तो तब हमारा पैसा जा रहा है। मैं समझ सकता हूं आपके माइंड में 4 चीजें चल रही होंगी, सर गुड्स भी तो बेच सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी, लेकिन हम अभी सिर्फ मार्केट में ये लेकर चल रहे हैं कि वो फॉरेन करेंसी जो है, क्या वो हम उसको इनकैश करा रहे हैं, या यानी विड्रॉल मतलब हो गया इनकैश, या फिर क्या हम उसमें एडिशंस कर रहे हैं। तो अगर विड्रॉल कराएंगे तो हमारी लोकल करेंसी आ जाएगी कन्वर्ट होके, तो वो प्लस साइड यानी क्रेडिट साइड आएगा। और अगर हम उसमें एडिशंस करते हैं फॉरेन करेंसी में, तो मतलब है हमने बाय की है, करेंसी बाय की है, बाय गिविंग आर करेंसी। तो क्योंकि हमारी करेंसी जा रही है, इसलिए उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि यहां पर मेंटेन करने की बात है फॉरेन एक्सचेंज को। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम मेंटेन करेंगे, तो हम जानबूझ के विड्रॉल करेंगे या जानबूझ के एड ऑन करेंगे, और जब ऐसा होता है तब हम उसको मानते हैं कि भाई हमारा पैसा या तो आया होगा या तो गया होगा। आया कब होगा? जब हमने विड्रॉल किया होगा फॉरेन एक्सचेंज से, फॉरेन रिजर्व से, हमारी फॉरेन करेंसीज का, तब पैसा आया होगा हमारा लोकल करेंसी भाई। और अगर हमने एडिशंस करे होंगे तो हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो तो हमने ऐड कर ली, लेकिन हमारी लोकल करेंसी जो है वो उसको खरीदने में चली गई, इसलिए वो नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड आएगा। ये हो गया ये पूरा फॉर्मेटिंग, आप इसको लिख लो जो मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब आ जाते हैं हमारी बूटी #3 पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, भाई कैसे बताऊं मैं आपको कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी बूटी #3 के अंदर। 2-3 चीजें आपसे और डिस्कस करनी है, जो कि बहुत डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चैप्टर इस बार इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है। जो मैंने करवाया है अगर तुमने कर लिया है तो वैसे ही 100% है। तो एक चीज और बात कर लेते हैं, वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बोला गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा, अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा है तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा। कारण सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, है ना, अगर आपने मार्केट में गुड्स ज्यादा बेच दिए, आप ज्यादा बेच रहे हो और आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव साइड रहोगे, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा हो रही है ज्यादा बेचने से और खर्चा कम हो रहा है इंपोर्ट करवाने से। इसी का जस्ट ऑपोजिट ले लेते हैं यार, ठीक है। ऑपोजिट क्या हुआ कि हमने सोचा यार कि हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर सकते क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, और हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया। तो इंपोर्ट ज्यादा करने से खर्चा ज्यादा हुआ, खर्चा ज्यादा हुआ तो भाई खर्चा ज्यादा यानी हमारा क्या हुआ? डेफिसिट हुआ। तो यहां पे ये हो गया। और बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर होता है तो आप जानते हो कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल इवन चल रहा है तो बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, जो कि होता नहीं है। तो इसी बात पे आखिरी बात पे आता हूं मैं, वो होता है अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनॉमस आइटम्स। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, होगा क्या, हमारी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस चलते हैं, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मंगवाते हैं, कंपनीज को काम करने देते हैं, हम भी इंपोर्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एज एन इंडियन इकोनॉमी। बहुत सारी चीजें कर रहे हैं मार्केट में अपनी प्रेजेंस जताने के लिए। अब इनसे 2 से 3 चीजें होंगी, या तो हम एडवांटेज में रहेंगे यानी हमें प्रॉफिट्स होंगे, या तो हम लॉसेज में रहेंगे यानी हमें लॉसेज होंगे यार, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, या तो हम बहुत प्रॉफिट्स कमाएंगे या हो सकता है लॉसेज भी इनकर करें। तो कई बार ऑटोनॉमस आइटम्स की जब बात करें तो ये वो आइटम्स होते हैं जो कि मेनली किए जाते हैं ऑटोनॉमस बेसिस पे, जिनका कोई बेस नहीं होता, दे आर जस्ट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। उनको करा ही इसलिए जाता है ताकि प्रॉफिट्स को कमाया जा सके, इसलिए उनको ऑटोनॉमस आइटम्स कहा जाता है। लेकिन जब आप ये ऑटोनॉमस आइटम्स कर देते हो ना, तो इसके कारण एंड रिजल्ट हो सकता है या तो पॉजिटिव एस्पेक्ट या तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी या तो आप पैसा बचाओगे या तो आप पैसा गवाओगे।
तो जो पैसा सरप्लस में बचा या चला गया, गवा दिया, इसको बैलेंस आउट करना होता है। और बैलेंस आउट करने के लिए आते हैं हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सरप्लस या डेफिसिट बचता है, या जो ओवरऑल सरप्लस डेफिसिट बचता है, उसको बैलेंस आउट किया जाता है। अगर सरप्लस है तो इन्वेस्टमेंट कर दो, डेफिसिट है तो और लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं या फंड रेज करने पड़ते हैं ताकि उस डेफिसिट को कवर अप किया जा सके। ये होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। मतलब अकोमोडेटिंग आइटम्स खुद से जनरेट नहीं होते, दे आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑटोनॉमस आइटम्स। जैसा जो ऑटोनॉमस आइटम करेगा वैसा अकोमोडेटिंग आइटम बिहेव करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली है, ये समझाना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आप वर्ड लैंग्वेज जो आपकी कॉपी बुक्स में दी हुई है वो अगर आप देख लोगे तो जो मैंने बताया उसके थ्रू समझ में आ जाएगा, वैसे नहीं आता। सो अगेन मैंने आपको जैसा बताया है, अकोमोडेटिंग किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोनॉमस पे। और ऑटोनॉमस मेंट होते हैं प्रॉफिट जनरेशन के लिए, मतलब उनका एक ही काम होता है कि किस तरह से प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। भाई बस थोड़ा सा बचा हुआ है। मैंने कहा था कि ये बीओपी ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं इसे लेंदी खींचूंगा भी नहीं, बिल्कुल बेसिक्स आएंगे। चलो आखिरी हमारी सेकंड लास्ट बूटी पे बढ़ते हैं, जो हमारी बूटी #4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। चलिए, और हमारी आखिरी बूटी जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। भाई चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया भाई दो तरह के आइटम्स होते हैं, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग। हमने बूटी #4 के अंदर कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये जो ऑटोनॉमस आइटम्स किए जाते हैं ना, विच आर मेंट फॉर प्रॉफिट। हम भारतवंशी जो हैं, अगर बाहर फॉरेन में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो समाज सेवा के लिए नहीं है भाई, हम अपने भारत में करेंगे वो चीज करना है। तो हम तो बाहर इसलिए बेच रहे हैं ताकि प्रॉफिट कमा सकें, और वही प्रॉफिट के लिए जो काम होता है वो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं। तो मान लो ऑटोनॉमस आइटम्स के कारण अगर हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है और वो कम पड़ गया इन कंपैरिजन टू द आउटफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि हमने बाहर की सर्विसेज ज्यादा ले ली, तब कहलाएगा डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी ऑटोनॉमस आइटम से जो इनफ्लो है वो कंपैरेटिवली कम है और आउटफ्लो जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। बच्चे गलती कहां करते हैं, ऑटोनॉमस को मेंशन ही नहीं करते। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम में आपको बताना जरूरी है कि ऑटोनॉमस आइटम्स के कारण जो इनफ्लो है वो लिमिटेड है और आउटफ्लो जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसके कारण डिसइक्विलिब्रियम अराइज हुआ है। अगर आपने ये बोल दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं बोलता, वो तो बस ये बोलता है कि भाई हम जितना कमा नहीं पाए पूरी दुनिया से, उससे ज्यादा तो गवा बैठे, क्योंकि हमने भारत से, मतलब एज अ भारत हमने खरीदारी ज्यादा कर ली और वहां से कमाया कम। और ऑब्वियसली ऐसा होगा भी, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, वी कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग जो कि हम खुद ही प्रोड्यूस करें। हाँ, डेवलप्ड नेशन होते तो बात अलग थी, लेकिन यहां पर हम है डेवलपिंग नेशन और उसके कारण हमें हाईली डिपेंडेंट होना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज पे। तो आई होप आप समझ गए हैं। यहीं पे हम इस वाली बूटी को भी खत्म करते हैं। तो आखिर में कुछ बेसिक से मेजर्स बता के जा रहा हूं जो आपको याद रहने चाहिए, जो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सब कुछ है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है। जो गुड्स का ट्रांजेक्शन होता है एक नेशन और बाकी नेशंस के बीच में, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड आप कहते हो। तो याद रखना, हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और एक और चीज जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ है तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी बैलेंस नहीं होगा। ये चीज याद रख लेना कि डिसइक्विलिब्रियम अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अपने आप को खुद से बैलेंस कर पाएगा, ये चीज पक्की है। मतलब बोला क्या कि डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड है, अगर नेगेटिविटी है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, दैट कैन बी हैंडल्ड आउट बाय पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमारी इनकम अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू अगर बढ़ गई और ज्यादा हो गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन अगर डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के थ्रू मैनेज नहीं हो पाएगा, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है व्हेन इट कम्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। आखिरी बार साफ शब्दों में, ये बेचारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बेचारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है भी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको संभाल लेगा। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सोचे कि हम इसके थ्रू बैलेंस ऑफ ट्रेड के थ्रू समझ जाएं तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत एक छोटा फिनोमेना है। ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड से रिलेटेड होता है, ये भी आखिर में मालूम होना जरूरी था। तो चलिए, आखिरी ज्ञान के बाद मिलेंगे हम कल। 20 डेज प्लेज ऑलमोस्ट एंड पे आ रहा है, धीरे धीरे, चिंता मत करना, बस बाबा जी के साथ पढ़ते चलना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।